नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। माय नेम इज सिद्धार्थ सिंह एंड आई विल टीच लाइव ऑन अनअकैडमी। सो गाइस, टुडे वी आर टेकिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आल्सो एंड अ वेरी यूजफुल टॉपिक आल्सो, दैट इज द मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम। इसी के ऊपर मैं एक और क्लास बाद में लूँगा ऑन द टाइप्स ऑफ मिसाइल जो इंडिया के पास है और जो मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जो है आते रहे हैं। आज गई हम बेसिक उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे जो मिसाइल में यूज़ होती है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स में भी ये सब बातें रहती है। जैसे आपने क्रायोजन टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा, ऑल राइट। आपने तरह तरह के सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, इस तरह के जो फ्यूल्स मिसाइल में यूज़ होते हैं उनके बारे में सुना होगा, आई एम श्योर। सो विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग। ओके, बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती है, सरफेस टू एयर मिसाइल क्या होती है, सारी चीज़ें हम जो है सिंपल तरीके से एग्ज़ाम की डिमांड को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम में, इनफैक्ट बाकायदा आपको पता ही है पिछले 5 सालों में ही जो है 2 सवाल आ चुके हैं मिसाइल सिस्टम्स पे। एक तो आपका अग्नि मिसाइल पे सवाल आया था, एक बार आपका जो है एक अस्त्र मिसाइल है उस पर सवाल आया था। टेक्नोलॉजी पे आ चुका है कई बार। सो इन 2 क्लासेस में आई होप आप जो है अच्छे से समझ जाओगे सारी की सारी चीज़ों को। लेट्स मूव अहेड, ठीक है। तो यूसीएससी बच्चों अकेडमी आपके लिए वापस ले आया है। 13 नवंबर को हो रहा है यूसीएससी, जहाँ पे आप 40 करोड़ तक के प्राइजेस जो है जीत सकते हो इसमें पार्ट लेकर और कॉम्पीट, आप आपस में जो है कॉम्पीट करके, क्विज करके जो है प्रैक्टिस और नॉलेज भी बढ़ा सकते हो और जो है तरह तरह के प्राइजेस यहाँ पर भी आप जो है जीत सकते हो। आप हमारे साथ अनअकैडमी के आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन में जुड़ सकते हो। यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन, यू कैन यूज माई कोड सेड यूपीएससी। उससे आपको तुरंत इंस्टेंटेनियस जो है डिस्काउंट मिल जाएगा और जो है बाकी बेनिफिट्स हैं, लाइफ टाइम मेंटरिंग गाइडेंस वगैरह, वो सब भी आपको मिलती है। सो आइकॉनिक बच्चों एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होता है जिसमें एक सारी चीज़ें मिलती है आपको ये एक्स्ट्रा, और प्लस में जो है स्टैंडर्ड चीज़ें आपको मिलती है, ठीक है। एंड गो फॉर द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, जो भी आप ले आइकॉनिक या प्लस कॉम्बो लीजिएगा, आइकॉनिक कॉम्बो प्लस कॉम्बो, ताकि आप ऑप्शनल जो हैं वो भी पढ़ पाएँ इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स के साथ साथ में। और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ जाएं आप मेरे, सेड यूपीएससी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। और इस कोड को बच्चों जब आप सब्सक्रिप्शन में जब यूज़ लोगे तो एक अलग ही सब्सक्रिप्शन आपका जो है 1 पॉइंट सोल्यूशन बन जाएगा विद दिस कोड, बिकॉज दिस कोड गिव्स यू ऑल दीज बेनिफिट्स, ओके, विच आर नॉट अवेलेबल विद अदर कोड्स। तो यही कोड इस्तेमाल करें, लाइफ टाइम मेंटरिंग गाइडेंस अश्योर्ड अपनी जो है सुनिश्चित करें। डिस्काउंट तो आपको तुरंत मिल ही जाएगा, फ़ायदा आपको दिख जाएगा वो, और एक्स्ट्रा मटेरियल भी मैं आपको काफ़ी कुछ जो है मुहैया कराऊंगा। सो यूज़ द कोड सेड यूपीएससी, ठीक है। अब क्लास की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस, मिसाइल, ठीक है, तो मिसाइल आज का मुद्दा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि मैं क्लास को चालू करता हूँ। आपको पता है कि मिसाइल जो होती है एक, जिससे हम अक्सर जो है सुनकर डर जाते हैं कि मिसाइल तो मतलब जो है मिलिट्री वगैरह जो है डिफेंस वगैरह जो है उस डिपार्टमेंट में चली जाती है, और एक लड़ाई का और एक 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 डिस्ट्रक्शन का हम उसे सिंबल मानते हैं। मिसाइल सुनते ही हमारे दिमाग में आता है डिस्ट्रक्शन, तबाही, बर्बादी और जो है ऑल दैट। बट गाइस, जैसा कि यार अब सिक्के के 2 पहलू होते हैं और हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, तो बच्चों मैं आपको अगर एक बात बताऊं बहुत ही अच्छी जो लगेगी आपको जानकर, शायद आप में से कईयों को पता भी हो, ठीक है। ये बच्चों कैसे क्या है ये चीज़, ठीक है। ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, DRDO। अब आप बोलोगे सर ये तो मिसाइल है, ठीक है, ओके। अब तो आप पक्का बोलोगे सर ये मिसाइल है। ये डीआरडीओ लिख दिया मैंने, आप बोलोगे सर ये मिसाइल है, कोई इशू नहीं है। यहां पे बच्चों मैंने लिख दिया ISRO। आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, बोला सर इसरो, इसरो तो क्या बनाता है, रॉकेट। तो ये रॉकेट है, ठीक है, और ये मिसाइल है। डीआरडीओ, बात सही है आपकी, ये रॉकेट है, ये मिसाइल है, ठीक है। तो बच्चों डिफरेंस क्या होता है एक्चुअली एक रॉकेट और एक मिसाइल में, ठीक है। तो बच्चों अगर इसका जवाब आपको मैं क्लियरली वन वर्ड में दूं तो इसका आंसर है बच्चों, कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम होता है। एक मिसाइल और एक रॉकेट जो है सेम ही चीज होती है, ठीक है। इसमें इसरो लिख दिया, इस पर डीआरडीओ लिख दिया, ये मिसाइल बन गई। इसको डिफेंस वाले देखेंगे, इसको साइंटिस्ट लोग देखेंगे। तो फिर फर्क क्या होता है मिसाइल और रॉकेट में बच्चों? फर्क होता है इसके पेलोड में। पेलोड वो सामान होता है जो पूरी मिसाइल या रॉकेट को आप एक तरफ कर दीजिए, और वो रॉकेट या मिसाइल जो कैरी करती है ऊपर, ठीक है, वो उसका पेलोड होता है बच्चों। यहां पर पेलोड जो है एक बॉम्ब बन जाएगा, एक बॉम्ब है ये,
एक धमाका होगा, इससे तबाही होगी, डिस्ट्रक्शन होगा, टारगेट जो है आपका डिस्ट्रॉय होगा। तो ये मिसाइल बन गया, डीआरडीओ, अग्नि, पृथ्वी, कोई भी नाम दे दीजिए। यहां पर बच्चों एक सैटेलाइट रखा होगा ऊपर, ठीक है, और ये सैटेलाइट ऊपर जाकर जो है स्पेस में चला जाएगा। इसको आप जो कहते हैं सैटेलाइट कहते हैं हम, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों सिंपली अगर हम चीजों को जो समझने की कोशिश करें तो यहां पर गाइस ये जो दोनों चीजें हैं ये सिर्फ डिलीवरी व्हीकल्स हैं, ठीक है, यानी कि पेलोड को, ठीक है, पेलोड को बच्चों ये एक पॉइंट से दूसरी जगह पे ले जा रहा है। मिसाइल जो है बॉम्ब को ले जाती है दुश्मन के इलाके में, टेरिटरी में, और जो आपका रॉकेट है वो सैटेलाइट को ले जाता है ऑर्बिट में, ठीक है। यही गाइस अंतर होता है। आई एम श्योर कि आपको ये अंतर जानकर अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, गेनफुल लगी होगी, ठीक है। इसी से वो जो सारा आगे जो है क्रायोजन टेक्नोलॉजी के बारे में जो कॉम्प्लेक्सिटी बनी हुई रहती है एक, उसके बारे में आपको क्लैरिटी जो है आएगी। इशू जो है अक्सर जो है अखबारों वगैरह में रहता है, तो समझ गए यहाँ पे आप, ठीक है। तो पेलोड का अंतर है। और पेलोड क्या होता है, जो भी सारा मतलब गाड़ी है, मर्सिडीज है, चाहे मारुति है, चाहे होंडा है, चाहे जो भी है, ठीक है, सारी खाली खड़ी हुई है, ठीक है, उनमें आप आदमी बैठा दीजिए, उनमें आप उन आदमियों को सामान रख दीजिए, तो पेलोड कहते हैं उसको, ठीक है, पेलोड। तो वो जो खाली व्हीकल है ये, तो अबे बॉम्ब रख दिया पेलोड तो मिसाइल हो गया, नहीं तो ये आपके रॉकेट हो गया, ठीक है। तो जो ऐसे ही इसी तरीके से मिसाइल्स और जो है रॉकेट्स का जो है आविष्कार हुआ। इसी तरह से जो है पहले वर्ल्ड वॉर के समय में जर्मनी ने जो है सबसे पहले, ऑब्वियसली इंसान बच्चों पीसफुल चीज़ों की तरफ तो नहीं जाता है, तो डिस्ट्रक्टिव एम जो था नाजी जर्मनी का, जो जर्मन जो है अपने जो गलत मंसूबों को जो कामयाब करने के लिए उन्होंने रॉकेट्स को बनाना चालू किया। उन्होंने सोचा यार हमारे खासतौर से यूके पे उनको जो है अटैक करवाने थे, जो कि इंग्लिश चैनल और उस पार था उसके, यूनाइटेड किंगडम। तो वो जो V1 और V2 रॉकेट्स जो है जर्मनी ने बनाना चालू करे। उन्होंने घर बैठे बैठे ही हम यहाँ से बटन दबाएंगे और यहीं से जो है मिसाइल जाएगी और यूके में लंदन जो शहर है उनको तबाह कर देगी, और कुछ हद तक वो काफ़ी कामयाब भी हो गए। और बच्चों ऐसे मिसाइल्स का डेवलपमेंट होना चालू हुआ। डेवलपमेंट बच्चों बहुत होता। वॉन ब्राउन करके एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जर्मन के, उन्होंने ही ये V1 V2 रॉकेट्स बनाए, लेकिन उस समय जो है फिर जर्मनी जो है लड़ाई में हारने लग गया और जर्मन मिसाइल प्रोग्राम जो है खत्म हो गया। लेकिन बच्चों वहां जर्मनी का ये मिसाइल प्रोग्राम खत्म हो गया, लेकिन आगे इसको जो है यूएसए ने और यूएसएसआर ने पिक कर लिया। इवन वॉन ब्राउन जो जर्मन साइंटिस्ट थे रॉकेट में, उनका बहुत बड़ा नाम है वर्ल्ड में, वन ऑफ द फेमस नेम्स इन द रॉकेट इंजीनियरिंग, वॉन ब्राउन। उनको जो है यूएसए वाले वहां से पकड़ कर ले गए और उन्होंने अमेरिका में ले जाकर उनसे रॉकेट्स बनवाए और मिसाइल्स बनवाई और कई तरह की चीज़ें बनवाई उनसे, और बहुत ही दिमागधारी इंसान थे वो, और अमेरिका में उनको एज अ हीरो वाली जो है स्टेटस मिला। तो बच्चों ये मिसाइल्स और रॉकेट का ओरिजिन है। तो बच्चों मिसाइल अगर सीधी जाती है और ऊपर जो है सैटेलाइट लॉन्च कर देती है तो वो एक रॉकेट कह सकते हो आप, किसी स्पेस एजेंसी का, नासा वगैरह, ठीक है। जैसे कि आपको शायद यहाँ पर साइड में जो दिख रहे हैं ये सारे रॉकेट्स हैं, ठीक है, आपके, ठीक है, ये आप कह सकते हो कि मिसाइल्स हैं ये, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग। रॉकेट जो है ऊपर जाता है, सैटेलाइट छोड़ता है, मिसाइल जो है यूं जाती है, घूमकर अटैक कर देती है, मिसाइल बन जाती है। तो वो जो एक अनमैन्ड रॉकेट होता है बेसिकली, मिसाइल इज अ इंटेलिजेंट। क्यों? क्योंकि उसको पता है कहां से उड़ना है, कैसे उड़ना है, कहां पे जाना है, गिराना है, क्या गिराना है, सब उसे पता होता है, रास्ता वस्ता, ठीक है। पेलोड होता है उसके अंदर, एक डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब होता है उसके अंदर, ठीक है। सेल्फ प्रोपल्शन होता है उसके अंदर, जैसे वो जो आर्टिलरी होती है जो आपने देखा होगा जो चीन और अभी हिंदुस्तान की जो बॉर्डर पे जो समस्या हो रही है, तो आर्टिलरी गन्स होती है, दो पहिए लगे रहते हैं, उनमें से एक ऐसे बैरल होता है बड़ा, वो फोर्स गन होती है। तो वो जो आर्टिलरी अलग होती है, आर्टिलरी में बेसिकली एक्सप्लोजन होता है और एक बॉम्ब फूटकर जो है आगे, एक बॉम्ब जो है निकलकर आगे जाता है, एक तरह से बॉम्ब होता है। तो सेल्फ प्रोपल्शन नहीं होता मिसाइल के अंदर, जो है सेल्फ प्रोपल्शन होता है, नीचे यहाँ पे आग निकलती है यहाँ से, और इससे ये जो है मिसाइल आगे बढ़ती है अपने टारगेट की तरफ, ओके, जो कि कुछ भी हो सकता है, लैंड पे, सी पे, कहीं पे भी, हवा में भी हो सकता है। ट्रेजेक्ट्री मतलब रास्ता क्या होता है, वॉरहेड मतलब किस तरह का वॉरहेड आपने ऊपर डाला है, उस पर भी आएंगे। रेंज क्या है मिसाइल की, वेलोसिटी क्या है, लॉन्च प्लेटफॉर्म क्या है, कहाँ से लॉन्च किया जा रहा है उसको, जमीन से, आसमान से, समुंदर से, कहीं से भी, ठीक है। सो दीज आर सम बेसिक मिसाइल्स, ठीक है। तो वो जो टाइप्स होती है मिसाइल की, क्लासिफिकेशन होता है मिसाइल का, जिनको हम यहां पर ऐसे क्लासिफाई किया गया है। और ये आपको कई बार जो है
न्यूज में या SNT की जो किताबें हैं उनमें लिखा हुआ होता है, सबसे बचो सबसे काम में आने वाली मिसाइल और सबसे बेसिक मिसाइल जो होती है और सबसे फर्स्ट इनिशियल जो मिसाइल इंसान ने बनाई थी वो थी बचो सरफेस टू सरफेस मिसाइल, यानी कि सरफेस है यानी कि ज़मीनी इलाका है, ये पूरा ज़मीन का इलाका है। ये मिसाइल बचो यहां से चलेगी और यहां इस पॉइंट को डिस्ट्रॉय कर देगी, इसको हम कहते हैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ठीक है, सरफेस पे ही चलेगी और सरफेस पे ही जाके डिस्ट्रॉय करेगी, जैसे कि हमारी अग्नि मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है। ठीक है, उसके बाद होती है जो एयर टू सरफेस मिसाइल या सरफेस टू एयर मिसाइल भी कह सकते हैं आप इसको, सॉरी एयर टू सरफेस मिसाइल, जो कि बेसिकली हवा में से, यानी कि ऑब्वियसली हवा में से मिसाइल कहां से आएगी, ऑब्वियसली किसी हेलीकॉप्टर से या किसी फाइटर एयरक्राफ्ट से जो है इस मिसाइल को छोड़ा जाएगा और ये एयर टू सरफेस मिसाइल कहलाती है। ठीक है, मतलब ये आसमान से छोड़ी जाएगी और जमीन पे अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगी, इसको हम कहते हैं एयर टू सरफेस, यानी कि एयर से सरफेस की तरफ। ठीक है, थर्ड कैटेगरी जो होती है जो ये भी काफी न्यूज में रहती है, अभी खास तौर पे S-400 जो है, और जो ये बहुत ही टेक्टिकली इंपॉर्टेंट मिसाइल्स होती हैं, सैम मिसाइल्स भी कहा जाता है इनको, सरफेस टू एयर मिसाइल। आज बच्चों यूक्रेन में नई तबाही देखने को मिल रही है, रशिया जो है ड्रोन अटैक कर रहा है, रशिया जो है तरह तरह के ड्रोन्स यूज कर रहा है, तरह तरह के हवाई जहाज यूज कर रहा है, फाइटर एयरक्राफ्ट यूज कर रहा है। और इसी के संदर्भ में मैंने जो है अखबार में पढ़ा था कि जो है यूक्रेन ने इसराइल से जो है सरफेस टू एयर मिसाइल मांगी है, जो कि रशिया के ये ड्रोन्स को हवा में ही खत्म कर दे या उन ड्रोन्स को उनके टारगेट तक पहुंचने ना दे। तो बच्चों बेसिकली सरफेस टू एयर मिसाइल का क्या काम होता है, ये किसी लैंड एरिया या किसी सरफेस से छोड़ा जाता है और ये हवा में जाती है और ये अपने किसी भी टारगेट को, ये इसका टारगेट है, ये बच्चों ड्रोन हो सकता है, ये कोई फाइटर जेट हो सकता है, ये कोई हेलीकॉप्टर हो सकता है, ओके, ये कोई मिसाइल भी हो सकती है अपने आप में। इस मिसाइल को बच्चों अपनी टारगेट पे पहुंचने से पहले ही जो सैम मिसाइल है, SAM सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसको यहीं पे डिस्ट्रॉय कर देगी, यहीं पे इसको जो है डिस्ट्रॉय कर देगी। और इसलिए बच्चों इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है सरफेस टू एयर मिसाइल का। मान लीजिए कल कोई मिसाइल भारत की तरफ आने लगे, ये हमारे किसी बड़े शहर पे टारगेट अगर उसका हो, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, अब जो कंट्री ने छोड़ी उसे तो बाद में निपटेंगे, अभी प्रेजेंट में हम क्या कर सकते हैं, हमारे किसी भी सिटी को, किसी भी रिहायशी इलाके को बचाने के लिए या किसी भी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं हम। तो ऐसा हमें लगता है कि हमारे रडार ने जो डिटेक्ट करा कि चाइना से या पाकिस्तान से कोई मिसाइल आ रही है, तो बच्चों उसके बदले हम जो है सैम मिसाइल छोड़ेंगे, जो कि S-400 दुनिया की सबसे एक बेहतरीन सैम मिसाइल है और ये हमने रशिया से ली है, ये आपको पता ही है। ये मिसाइल छोड़ेंगे और उसको जो है हवा में ही हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, टारगेट तक पहुंचने देंगे। तो बच्चों ये सरफेस टू एयर मिसाइल का बहुत बड़ा आपके यूज है। समझ गए आप? तो ये है सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, ऐसे ही बच्चों एक प्रकार होता है एयर टू एयर मिसाइल का, कि एयर से ही छोड़ी गई और एयर पे ही इसने अपना टारगेट को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ऑब्वियसली बच्चों ये डॉग फाइट में जो किसी फाइटर जेट या कोई हेलीकॉप्टर से छोड़े किसी दूसरे हेलीकॉप्टर पे या दूसरे फाइटर जेट पे, तो बच्चों ऐसी हमारे पास एक मिसाइल है अस्त्र मिसाइल, और ये भी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है आपके। अस्त्र मिसाइल ये हमारे जो सुकोई एयरक्राफ्ट है, सुकोई Su-30, उससे छोड़ी जा सकती है एयर टू एयर। ठीक है, बियॉन्ड विजुअल रेंज है, ऑल वेदर मिसाइल है ये, मतलब फाइटर जेट से छोड़ा जाएगा इसको और दूसरे किसी फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय कर देगी हवा में। हवा से हवा में मारक क्षमता है इसकी, प्रीलिम से पूछा जा चुका है। अग्नि मिसाइल प्रीलिम से पूछी जा चुकी है, पृथ्वी मिसाइल प्रीलिम में पूछी जा चुकी है। तो बच्चों क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। A-SAT बच्चों मैं बिल्कुल कह सकता हूं दावे से फ्यूचर में 2023-2024 में जरूर पूछा जा सकता है एंटी सैटेलाइट व्हीकल। केवल बच्चों दुनिया में 3 देश थे जिनके पास ये टेक्नोलॉजी थी, ये वाली मिसाइल थी। ओके, इस मिसाइल को कहते हैं A-SAT। और हाल ही पिछले ही कुछ सालों के अंदर 2019-20 में भारत ने भी A-SAT मिसाइल डेवलप कर ली। A-SAT मिसाइल बच्चों क्या होती है? ठीक है, तो A-SAT मिसाइल बच्चों चलेगी जमीन से
और इसका टारगेट जो है बहुत ही अनोखा है। इसका टारगेट जो होगा बच्चों, हवा में घूमती हुई कोई दुश्मन की सैटेलाइट हो सकती है। आज की दुनिया में गाइस आपको पता है, अगर किसी दुश्मन मुल्क की, किसी दुश्मन देश की आप जो है सैटेलाइट को ख़त्म कर दो, उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को ख़त्म कर दो, ऊपर से वो सेंसिंग करते हैं, जासूसी करते हैं, उसको तबाह कर दो, तो उस देश की आपने समझ लो कमर तोड़ दी। तो बच्चों यहाँ तक वॉरफेयर जो है कहाँ पे जा चुका है, पहले लैंड पे था, समुंदर पे था, एयर में था, बच्चों स्पेस पे भी जा चुका है। और ए सैट उसका जीता जागता सबूत है बच्चों। हमने मिशन शक्ति जो है उसको एग्जीक्यूट किया और उसको हम जो है वो मिशन हमारा सक्सेसफुल भी रहा। इससे भारत दुनिया में चौथा कंट्री बन गया जिसके पास ए सैट मिसाइल की काबिलियत है, यानी कि हम किसी भी दुश्मन मुल्क की ज़्यादा बहुत ऊंची तो नहीं, बट जो नीचे सैटेलाइट जो ऑर्बिट में चक्कर काट रही है वही ज़्यादा खतरनाक होती है, वो ज़्यादा जासूसी वासूसी करने में काम आती है, मिलिट्री के, उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जो बहुत बड़ी ताकत है ये, और भारत आपको गर्व होना चाहिए कि हमारे पास ऐसी मिसाइल है, ए सैट मिसाइल। तो ये टाइप्स ऑफ मिसाइल है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये मैं क्या कहना चाहता हूँ इससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये टाइप्स है कि कहाँ से चलेंगी, कहाँ पे उतरेंगी। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, हेलिना जैसे बच्चों आपके हेलीकॉप्टर से छोड़ी जाती है मिसाइल। ठीक है, तो एयर टू सरफेस है ये। टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बेसिकली हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाता है, टैंक्स जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गाइडेंस सिस्टम। ठीक है, गाइडेंस सिस्टम आर नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मिसाइल का बच्चों जो है क्या लिखा था स्टार्टिंग में, इंटेलिजेंट अनमैन्ड रॉकेट है। ठीक है, इंटेलिजेंट है बच्चों। अब इंटेलिजेंट बनाने के लिए उसको जो है आपको कई सारी खूबियां देनी पड़ेगी, कई तरह के कंप्यूटर्स, कई तरह की मशीनें उसमें लगानी पड़ेगी, कई तरह की काबिलियत उसमें होनी चाहिए कि अपना रास्ता जो है पर्टिकुलरली, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू होता है कि आपने मिसाइल छोड़ी, ऐसा नहीं कि छोड़ के वही ऊपर अपने ही पे गिर जाए, वो ऐसा हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मिसाइल जहाँ छोड़ी बचो वहाँ से वो जाए और अब जहाँ जो भी उसका टारगेट है उस पर डिस्ट्रॉय करे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। ओके, और ऐसा नहीं हो सकता है आस पास रिहायशी इलाके हों, आम आदमी रहते हों जिनका लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, तो हम ये भी चाहेंगे कि वहाँ पर भी, जैसे पाकिस्तान में हम कोई मिसाइल छोड़ रहे हैं, तो हम ये नहीं चाहेंगे पाकिस्तान के आम जो सैनिक हैं, जो आम लोग हैं बेचारे बेकसूर, वो उनको कुछ हो। हम सिर्फ जो भी टारगेट है हमारा उसको डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे। तो वो जो गाइडेंस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो गाइडेंस सिस्टम कई तरीके से होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, जैसे कि पहले बचपन में गाड़ी आती थी ना, चलो वो तो खैर गलत एग्जाम्पल हो जाएगा। तो जो इंटरनल और एक्सटर्नल गाइडेंस होता है, कई मिसाइल्स बहुत ही हाईटेक होती है, वो अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेती है। वो उसमें बहुत हाईली सुपर कंप्यूटर्स अंदर लगे होते हैं मिसाइल के अंदर, वो उसको पूरा बताते हैं आगे कहाँ से जाना होता है। कुछ बच्चों रिमोटली गाइडेड भी होती है कि ज़मीन से ही हम उनको रास्ता बताते रहते हैं, वो हिसाब से चलती रहती है वो। और इसमें जीपीएस वगैरह का यूज़ लेते हैं हम, जो आप भी यूज़ लेते हो। लेकिन जो मिसाइल सिस्टम में बच्चों यूज़ होते हैं जीपीएस, वो बहुत हाई लेवल का जीपीएस होता है। और इसी की वजह से अब जीपीएस, क्योंकि हमारा नहीं बच्चों, जीपीएस जो है यूएसए का है, और हम यूएसए पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, किसी भी देश में नहीं रहना चाहते, इसलिए हमने हमारा खुद का जीपीएस बनाया, जिसे हम कहते हैं IR। इस पर भी सवाल आ चुका है प्रीलिम्स में, IRNSS और नेविक, इसको हम कहते हैं नेविक। ठीक है, द गाइडेंस फॉर द मिसाइल इज प्रोवाइडेड बाय द जीपीएस नेविक इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम। तो जो जीपीएस होता है, ठीक है, उसकी मदद से मिसाइल अपने कोऑर्डिनेट्स देखती रहती है, उसे पता होता है किस कोऑर्डिनेट पे उसको डिस्ट्रॉय करना है। इंटरनल गाइडेंस सिस्टम भी होते हैं पुरानी मिसाइलों में, जायरोस्कोप वगैरह लगाकर, और वो है ना, और लेजर गाइडेड मिसाइल भी होती है जो कि बहुत ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी से काम करती है। इंफ्रारेड मिसाइल होती है, बहुत ही प्रिसाइज होती है ये सब। ठीक है, तो इन सब मिसाइल गाइडेंस कमांड जनरेटेड इंटरनली जनरेट होते हैं, कुछ में जो है आपके बाहर से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों गाइडेंस सिस्टम जो है पूरा डिसाइड करता है कि कहाँ पे मिसाइल को ऊपर तक जाना है, फिर टर्न लेना है, फिर जो है कहाँ मुड़ना है, फिर कहाँ पे इंजन को बंद कर देना है, कहाँ पे जो है बॉम्ब को फिर आगे छोड़ देना है। ठीक है, ये सब इससे डिसाइड होता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द वॉर हेड। जो बच्चों एक रॉकेट को, स्पेस रॉकेट को अलग बनाता है फ्रॉम द मिसाइल इज द बेसिकली इज द वॉरहेड है। ठीक है,
वॉरहेड को हम पेलोड भी कह सकते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है, एक ही चीज है। तो गाइस मान लीजिए आपने बहुत ही खतरनाक मिसाइल जो है बना दी है, ओके, बहुत ही खतरनाक मिसाइल बना दी है और कई तरह की इसमें टेक्नोलॉजी आपने हाईफाई जो है इंस्टॉल कर दी है, ओके। बच्चों ये मिसाइल है या रॉकेट है, ये आपको पता कैसे चलेगा? ये इससे पता चलेगा कि इसके में पेलोड क्या लगा हुआ है, या वॉरहेड, ये जो ऊपर होता है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बॉम्ब है या इसके अंदर कोई सैटेलाइट है। अगर सैटेलाइट है तो ये रॉकेट है, स्पेस में जाएगा, ऑर्बिट में जाएगा। अगर मिसाइल है तो टारगेट पे जाएगी। अब बच्चों ये बॉम्ब भी कई तरह का हो सकता है, यानी कि जो वॉरहेड है ये, जिसको मैं पेलोड कह रहा हूं आपके लिए, ये वॉरहेड जो है ये भी कई तरह का हो सकता है, ठीक है। ये आपके बच्चों कोई एक्सप्लोजिव भी हो सकता है, आरडीएक्स हो गया, जैसे गन पाउडर होगा जो बहुत धमाका हो, जो है आपका जो जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। इस वॉरहेड में बच्चों कोई केमिकल बॉम्ब भी हो सकता है, कोई खतरनाक केमिकल हो, जैसे गैस हो, कोई खतरनाक केमिकल हो जिससे जो सब कुछ एसिड वैसिड हो, जो केमिकल वॉरहेड भी हो सकता है। बायोलॉजिकल वॉरहेड भी हो सकता है इसमें, जैसे कि एंथ्रेक्स का जो है बैक्टीरिया हो उसमें मान लीजिए, ठीक है, कोरोना वायरस ही डाल दो भरकर इसमें बहुत सारे एक साथ, तो ये बायोलॉजिकल वॉरहेड बन जाएगा, ये बायोलॉजिकल वेपन बन जाएगा बच्चों, ये केमिकल वेपन बन जाएगा। और ये वॉरहेड जो है आपका, जिससे गई सब डरते हैं और जो अक्सर अखबारों में रहता ही और आजकल तो बहुत ही ज्यादा रह रहा है, न्यूक्लियर। अगर ये वॉरहेड आपका एक न्यूक्लियर बॉम्ब है तो बच्चों ये मिसाइल जो है एक न्यूक्लियर बॉम्ब कैरी कर रही है, जहां पर भी गिरेगी वहां पर बहुत ही ज्यादा तबाही करेगी। और उसके इफेक्ट्स आपको पता ही, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के कई सदियों तक जो है रहते हैं, रेडिएशन वगैरह, सिर्फ टेम्पररी नहीं बल्कि कई आने वाली जनरेशन्स पे उसके प्रभाव दिखते हैं। तो वॉरहेड बच्चों कई तरह का हो सकता है। कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक सिंपल एक्सप्लोजिव भी हो सकता है कि मिसाइल आई और धमाका हुआ बहुत जोर से और बस खेल खत्म। और इसमें कोई आप केमिकल वॉरहेड भी डाल सकते हो, ठीक है, इसमें कोई बायोलॉजिकल वॉरहेड भी आप डाल सकते हो, इसमें कोई आप न्यूक्लियर वेपन भी बना सकते हो, न्यूक्लियर फिजन टाइप का बॉम्ब है या न्यूक्लियर फ्यूजन टाइप का बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब भी कहते हैं जिसको। तो वो डिपेंड्स ऑन द एजेंडा, ठीक है। कोई पॉइजन गैस है, नर्व गैस होती है, सारीन गैस होती है, खतरनाक केमिकल्स होते हैं, तो एनीथिंग यू कैन डू वट एवर इज द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। तो बच्चों ये वॉरहेड होता है, इसको पेलोड भी कहते हैं। और यही मिसाइल को जो असली जो ताकत, जो डिस्ट्रक्शन, जो फियरफुलनेस, जो डरावनी बात है मिसाइल से जुड़ी हुई, वो वॉरहेड से है। मिसाइल तो बच्चों सिर्फ एक डिलीवरी व्हीकल है, वो तो बस है, उस बस में बैठ के कोई भी जा सकता है। असली जो जो मिसाइल को खतरनाक बनाता है वो आपके वॉरहेड कहलाता है, ठीक है। आजकल बच्चों एक और नया चीज सुनने में आता है, सो आई नॉट टू डिस्कस दैट थिंग ऑल्सो, ताकि हम कहीं पे भी किसी से भी कम ना रहें, पीछे ना रहें, ठीक है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बच्चों, ये आपको फाइटर जेट्स में और एयरक्राफ्ट्स में ज्यादा आपको मिलेगी, लेकिन बच्चों अब जो है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मिसाइलों में भी आ गई है। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मान लीजिए चाइना या पाकिस्तान से हमारे पास मिसाइल लॉन्च हो, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम उस मिसाइल को उसके टारगेट्स के पे पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दें हवा में एक दूसरी मिसाइल से, जिसे हम कहते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल, जैसे कि S-400, ठीक है, S-400 टाइप मिसाइल से हम उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दें, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर मैं आपको यह बोलूं कि ऐसी भी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, ऐसी भी टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है कि ये जो मिसाइल हमारे पास अटैक करने के लिए आ रही है, जो इनकमिंग मिसाइल हम कहते हैं इसको, जो इनकमिंग मिसाइल है, ये डिटेक्ट ही ना हो पाए, ये रडार पे दिखे ही ना, ठीक है। ऐसा किया जा सकता है अगर बच्चों मिसाइल की शेप को थोड़ा चेंज कर दिया जाए, जैसे कि ये बहुत स्लीक और जो है एरोडायनेमिकली जो इसको बना दिया जाए, इस पर एक कोटिंग होती है जो रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल से बनी होती है, जो रडार की जो तरंगें उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, रिफ्लेक्ट बैक नहीं देती। इससे रडार में बच्चों मिसाइल कभी दिखेगी ही नहीं और सीधा जैसे ही धमाका होगा वही जो है दिखाई देगा या सुनाई देगा। ऐसी मिसाइल बच्चों दुनिया भर के देश जो है बना रहे हैं। चाइना के पास हो सकती है, रशिया के पास हो सकती है, इंडिया भी हो सकता है इस पर काम कर रहा हो, लेकिन यूएसए ने ऑलरेडी बना ली है AGM-158JASSM, ठीक है।
तो जो मिसाइल बहुत ही एडवांस लग रही है, तो वाकई में एडवांस है, और उसमें वही सारा है, वॉरहेड है इसमें आगे, इसमें इसका प्रोपेलेंट है, इंजन है, थ्रस्टर है, ठीक है, बॉम्ब है। लेकिन इसमें खास बात यह है बच्चों, डिटेक्ट नहीं हो पाएगी, तो मतलब 100% गारंटी है कि अपने टारगेट को जो है डिस्ट्रॉय कर ही देगी ये, ठीक है, इट विल डिस्ट्रॉय द टारगेट। ऑल राइट, सो दिस इज द थिंग। सो दे आर नॉट स्टेल्थ, मतलब छुपे रहने की क्षमता। जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट में आजकल 4th जनरेशन 5th जनरेशन जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, और वो रडार पे दिखते नहीं है, वो बहुत बड़ी अपने आप में एक वो काबिलियत है। सो आई होप यू गॉट इट। ओके, तो स्पीड से बच्चों हमेशा से इंसान का फैसिनेशन रहा है, तेज और तेज, बहुत तेज जो हम जाना चाहते हैं कहीं पर भी, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी हो या सड़क पे चलता भी आपकी बाइक है या गाड़ी है या साइकिल है, जो भी तेज जाना चाहता है इंसान, बहुत ही तेज जाता है। मिसाइलों से भी बच्चों ये जो है बात कोई अलग नहीं है। सो मिसाइल ऑल्सो वांट टू गाइस गो फास्ट एज पॉसिबल, और बच्चों जितनी ज्यादा तेज मिसाइल चलेगी उतना ही हाई टेक्नोलॉजी उसमें यूज होगी ऑब्वियसली, ठीक है, उतना ही मुश्किल है उसको इंटरसेप्ट करना, उसको रोकना और उसको जो है तबाह करना, ठीक है। उतना ही ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगी वो, और उतने ही ज्यादा चांसेस है बच्चों कि वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगी, और उसको रोकना या उसको डिस्ट्रॉय करना रास्ते में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर मिसाइल की स्पीड अब किलोमीटरों में नहीं नापी जाती है, 10-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पे, क्योंकि मिसाइल बहुत तेज जाती है, ठीक है। तो सोनिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और मैक, इस पे बेसिकली स्पीड नापी जाती है मिसाइल की, इस यूनिट्स के अंदर नापी जाती है, ठीक है। समझ गए आप? तो बच्चों सोनिक का मतलब सिंपल होता है स्पीड ऑफ साउंड, आवाज की गति। बादल में जब बिजली कड़कती है, बिजली की जो कड़कना है हमें पहले दिखाई देता है आंखों में, आवाज बाद में आती है कानों में, क्योंकि बच्चों लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, साउंड की स्पीड कम है। साउंड की स्पीड लगभग 1235 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसी को बच्चों हम कहते हैं सोनिक, यानी आवाज की स्पीड पे जो है मिसाइल ट्रैवल कर रही है, सोनिक, ठीक है। इसको हम साइंटिस्टों ने एक अलग ही इसको यूनिट बना दिया, मैक 1, मैक 1। तो कोई आपसे कहे कि वो आपसे मिलने आया है मैक 1 की रफ्तार से, तो उसका मतलब बच्चों ये हो गया कि वो आपसे मिलने आया है कितने की स्पीड से चलाकर आया गाड़ी, जो भी 1235 किलोमीटर की रफ्तार से आया है वो आपके पास। मैक 2 का मतलब क्या हो गया, डबल कर लो उसको, ठीक है। मैक 3 मतलब आवाज की 3 गुना रफ्तार, मैक 4 मतलब आवाज की 4 गुना रफ्तार। तो बच्चों ये मैक होता है, ये सोनिक होता है। अगर गाइज अब मैक 1 से कोई तेज चल रहा है, या सोनिक यानी कि साउंड की आवाज से भी कोई तेज चल रहा है, तो हम उसको कहेंगे सुपरसोनिक, ठीक है। अगर 1235 किलोमीटर के ऊपर है कोई, इससे भी तेज कोई चीज चल रही है, तो उसे हम कहेंगे सुपरसोनिक, ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। अगर कोई आवाज की रफ्तार से धीमे चल रही है कोई भी चीज, तो उसे हम कहेंगे सबसोनिक, ठीक है, उसे हम कहेंगे सबसोनिक, ठीक है। अगर वो जो आवाज की रफ्तार से कोई बहुत ही ज्यादा तेज चल रही है, बहुत ज्यादा की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, सो लेट्स से एटलीस्ट 5 टाइम्स, आवाज की रफ्तार से 5 गुना इफ समथिंग इज ट्रैवलिंग, देन इट इज कॉल्ड एज हाइपरसोनिक और हाइपरसोनिक स्पीड। ओके, सो दीज आर सम टर्म्स। मैक मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सोनिक, सबसोनिक, सुपर, हाइपरसोनिक सब बता दिया, ठीक है। स्पीड ऑफ मिसाइल मैंने आपको सारी बता दी है, आप जो है अब इसको देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, आई होप यू गॉट इट। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। प्रोपल्शन सिस्टम की बात कर लेते हैं बच्चों, ये एक थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, ठीक है। तो वॉरहेड पेलोड जो है वो तो फिर आपको मारक क्षमता और वो तय करता है, सॉरी डिस्ट्रक्टिव जो एबिलिटी है, ओके। प्रोपल्शन सिस्टम बच्चों और चीज तय करता है कि मिसाइल की स्पीड कितनी रहेगी, आगे कैसे बढ़ रही है मिसाइल, ठीक है। अब जैसे गाड़ियों की अगर हम बात करें, तो कई आजकल कई तरह की गाड़ियां आती है, ठीक है। पेट्रोल से चलती है कई गाड़ियां डीजल से चलती है, आजकल बिजली से चलने वाली गाड़ियां आ रही है, सोलर, सूरज की रोशनी से भी चलने की गाड़ियां जो है इंसान बना चुका है, तो सूरज की गर्मी से चलती है, जो सौर ऊर्जा से। तो ऐसे ही वजह मिसाइल्स भी कई तरह से प्रोपेल की जा सकती है, कई तरह से उनको जो है पावर मिल सकता है,
प्रोपल्शन जो है उनका कई तरीकों से अब संभव है, कई तरह से उनको जो है टेक्नोलॉजी में यूज़ किया सकती है। और ये प्रोपल्शन सिस्टम तय करता है उसकी रेंज क्या होगी, कितनी दूर तक वो जा सकती है। ठीक है, जैसे बिजली गाड़ियाँ जो है आज अभी ये लिमिटेशन रहता है उन पर कि वो भाई एक बार चार्ज कर लो तो 100 200 400 किलोमीटर ही जा सकती है, फिर उनको दोबारा चार्ज करने की ज़रूरत है। ठीक है, स्पीड पर बिजली गाड़ियों में तेज होती है, तो ऐसी वजह स्पीड डिसाइड होगी प्रोपल्शन सिस्टम पे। वॉरहेड कैरिंग कैपेसिटी, अब बच्चों हल्का प्रोपल्शन सिस्टम है, हल्का इंजन है, जैसे सोलर पावर कार है कोई, तो वो ज़्यादा वजन कैरी नहीं कर सकती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई बड़ा बॉम्ब, कोई न्यूक्लियर बॉम्ब या कोई बड़ा धमाका करना है तो प्रोपल्शन सिस्टम जो है आपका वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, हैवी ड्यूटी टाइप होना चाहिए। ठीक है, और फ्यूल की भी गई यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जो मिसाइल में कई तरह के फ्यूल यूज होते हैं, सॉलिड फ्यूल होता है, लिक्विड फ्यूल होता है, और कई बार इन दोनों को मिलाकर भी काम चला जाता है। और सबसे जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे सब एग्जाम के लिए, वो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है या क्रायोजेनिक फ्यूल है। इस पर पूरा अलग एक स्लाइड है, विल डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है, तो जो प्रोपल्शन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे किसी भी गाड़ी के लिए, किसी भी व्हीकल के लिए उसका जो इंजन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो अच्छा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। ओके, जो भी उसके टास्क उससे कराया जाएगा, काम में लिया जाएगा, उस काम को करने के काबिल होना चाहिए। तो ऐसी मिसाइल में भी यार ऑब्वियसली प्रोपल्शन सिस्टम जो है सॉलिड होना चाहिए। और फ्यूल भी बच्चों जो है यहाँ पर बहुत जो है मैटर करता है। ठीक है, तो वो जो मिसाइल बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी पे काम करती है, जो कि आपका फिजिक्स का एक सिंपल लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का जो मोशन का लॉ है कि एवरी एक्शन एज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, यानी कि बच्चों ये मिसाइल की पूंछ है, यहां से मैं जो है फ्यूल को जला रहा हूं, ठीक है, और यहां से फ्यूल जो है बर्न हो रहा है नीचे की तरफ, तो इसका थ्रस्ट कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ये एक्सपेरिमेंट आप अभी करा है आपने पिछले कुछ दिनों में, अगर आपने दिवाली पे रॉकेट चलाया है। ठीक है, तो रॉकेट में क्या होता है बच्चों, जो उसका थ्रस्ट होता है वो नीचे जमीन की तरफ पड़ता है बारूद से, और उससे रॉकेट ऊपर जाता है। तो वही थ्रस्ट बच्चों मिसाइल को भी ऊपर ले जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर। और ये प्रोपल्शन सिस्टम जो होता है, इससे ये थ्रस्ट को जनरेट किया जाता है। डिफरेंट प्रोपल्शन सिस्टम जो होते हैं डिफरेंट तरह के थ्रस्ट पैदा करते हैं। ठीक है, लेकिन सारे के सारे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे ही डिपेंड करते हैं, यानी कि एवरी एक्शन एज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो ये दिवाली का रॉकेट भी बच्चों न्यूटन थर्ड लॉ पे ही काम करता है। और हाईटेक दुनिया की जो सबसे खतरनाक मिसाइल आप जानते हो, वो भी न्यूटन थर्ड लॉ पे ही काम करती है फिलहाल। तो आगे कोई टेक्नोलॉजी आ जाए तो बात अलग है। ठीक है, तो दिस इज जो प्रोपल्शन से आप समझ गए, तो एक्शन नीचे हो रहा है, इसका रिएक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही मिलेगा। जो जितना तेज आप जो है थ्रस्ट को रखोगे यहां पर, उतनी ही तेजी से जो है मिसाइल आगे बढ़ेगी। तो ये प्रोपल्शन सिस्टम बेसिकली काम आता है। ठीक है, तो वो जो प्रोपल्शन सिस्टम कई तरह के होते हैं, सॉलिड प्रोपल्शन जिसमें कि सॉलिड फ्यूल यूज होता है, लिक्विड प्रोपल्शन जिसमें कि लिक्विड फ्यूल यूज होता है, हाइब्रिड में दोनों का मिक्स होता है, रैमजेट, स्क्रैमजेट और क्रायोजन। इसके बारे में आपको अलग से बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। और इंडिया में जो हाल ही में हमने भी जो है स्क्रैमजेट इंजन भी हमने बना लिए हैं मिसाइल के लिए, और कुछ सालों पहले हमने क्रायोजन टेक्नोलॉजी भी महारत हासिल कर ली, जिसकी वजह से आज हम जो है बहुत ही दूर मारक क्षमता वाले मिसाइल्स, जिनको हम ICBMs कहते हैं, ओके, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि बहुत दूर तक जाकर मारक क्षमता होती है, 5000 6000 10,000 किलोमीटर दूर तक जो है वो अपना टारगेट डिस्ट्रॉय कर सकती है। वो जो क्रायोजन टेक्नोलॉजी प्रपल्शन की बदौलत ही वो पॉसिबल हो पाया है। और स्क्रैमजेट भी हमने बना लिया है। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो जो ऑक्सीडाइजर होता है, ये एक मिसाइल का सिंपल, हमको कोई ओके अब्दुल कलाम में तो हूँ नहीं, ठीक है, ना ही आपको बनना है, ओके, हमको थोड़ी सी जानकारी चाहिए बस मिसाइल काम कैसे करती है। तो वो जो ये फ्यूल टैंक होता है, इसमें फ्यूल होता है जो भी ज्वलनशील पदार्थ है आपके लिए। ठीक है, अब आपको लेकिन पता है कि बच्चों ऊपर हवा में ऑक्सीजन नहीं होती है, और कोई भी फ्यूल जो है बिना ऑक्सीजन के नहीं जलता है, तो ऑक्सीडाइजर भी ले जाना पड़ता है, ऑक्सीजन भी थोड़ी ले जानी पड़ती है साथ में। तो यहां से फ्यूल आता है, यहां से ऑक्सीजन आती है, जलता है यहां पर, उससे थ्रस्ट जनरेट होता है, और ऐसे मिसाइल काम करती है। ठीक है, तो फ्यूल कई तरह का हो सकता है, जैसे कि सॉलिड फ्यूल, तो ये एल्यूमिनियम पाउडर जो होता है अक्सर ये सॉलिड फ्यूल होता है, गन पाउडर भी कहते हैं हम इसको। सो दिस इज योर सॉलिड फ्यूल। ठीक है, सॉलिड प्रोपल्शन जो होता है आपके लिए इजीली स्टोर करा जा सकता है, इसको लो मेंटेनेंस है,
पर्टिकुलरली जो मिसाइल्स आपके सीलोज में, जिनको बंकरों में दबा के रखा जाता है बहुत 10-20 सालों के लिए आगे, उनको जो सॉलिड फ्यूल पे जो है रखा जाता है, क्योंकि मेंटेनेंस बहुत कम होता है इसका और जल्दी से आग लगती है इसमें, फटाफट मिसाइल जो है टारगेट की ओर बढ़ती है। तो इस तरह का कुछ दिखता है ये एल्यूमिनियम पाउडर, गन पाउडर, ठीक है। सो दिस इज अ सॉलिड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल है फिर आपके हाइड्रोकार्बन्स आ गए, फॉसिल फ्यूल्स वाले, ठीक है। लिक्विड फ्यूल भी आपके लिए यूज किया जा सकता है प्रपल्शन सिस्टम के अंदर, ठीक है। जैसे मिसाइल आपकी आगे बढ़ेगी और लिक्विड फ्यूल को बर्न करेगी और टारगेट की ओर बढ़ेगी, ठीक है। कई बार बच्चों 2 स्टेज मिसाइल होती है, जैसे ये तो वॉरहेड है, ठीक है। तो बच्चों ये स्टेज 1 है, जैसे यहाँ ये जो है सॉलिड फ्यूल का स्टेज है, पहले ये खत्म होगा पूरा, फिर सेकेंड स्टेज है, ये स्टेज 2 है, ये लिक्विड फ्यूल से जलेगा, ये स्टेज 2 पे ये खत्म हो जाएगा, तब तक आपकी मंजिल आ जाएगी। तो ऐसे डबल भी होता है, जैसे हाइब्रिड प्रोपल्शन कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, ठीक है। तो सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, हाइब्रिड। अब रैम जेट की ओर बात करते हैं बच्चों, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। रैम जेट, स्क्रैम जेट और आपका देन द क्रायोजन विल कम, ठीक है। रैमजेट इंजन बच्चों अलग इंजन होते हैं बेसिकली, ठीक है। इनमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, कोई पार्ट हिलता ही नहीं है इसमें, ठीक है। ये जो इंजन होते हैं, जेट इंजन हो गया आपका, ठीक है, या और बाकी इंजन से बहुत अलग होते हैं। इसलिए बच्चों रैम जेट इंजन को चलाने के लिए आपको पहले एक पर्टिकुलर स्पीड पे जाना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये इंजन जो है काम करते हैं। सिंपल होता है ये इंजन, रैम जेट इंजन, ठीक है। तो बच्चों ये जेट इंजन है, ओके, ये जेट इंजन है जो आपके हवाई जहाजों में यूज आता है, ठीक है। इसमें कई सारे कंप्रेसर ब्लेड्स लगे हुए हैं यहाँ पे, तो घूमते हैं और ये हवा को जो है कंप्रेस करते हैं और फिर उस कंप्रेस्ड हवा को बर्न करता है और इससे जो है एक जेट जो होता है आगे बढ़ता है। बट लेकिन रैम जेट इंजन बच्चों बहुत अलग तरह से काम करता है। रैम जेट इंजन बच्चों चालू ही नहीं होगा, पहले उसको ऑलरेडी कोई जो है स्पीड होनी चाहिए मैक 3 के बराबर, यानी कि आवाज की 3 गुना रफ्तार से जो है अगर मौजूद है और वहां पर रैम जेट इंजन लगा हुआ है, तब अपने आप चालू हो जाएगा वो, ठीक है। उसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, जैसे यहाँ पे टरबाइन, जैसे में ब्लेड है, पिस्टन होते हैं इंजन में। तो बच्चों स्क्रैम जेट इंजन को चालू करने के लिए पहले आपको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे जाना पड़ेगा, जैसे आवाज की 2 गुना 3 गुना रफ्तार पे, तब जाकर रैम जेट इंजन चालू होता है, ओके। असिस्टेड टेक ऑफ कहते हैं इसको, कि उसको असिस्टेंस चाहिए किसी का, जैसे कोई डिसेबल्ड व्यक्ति है तो उसको असिस्टेंस चाहिए होता है किसी का, दूसरे व्यक्ति का, कि उसको उठाए वो, या कोई बैसाखी का। तो ऐसे ही बच्चों रैम जेट इंजन को जो है पहले जो है सहारा चाहिए। एक बार आपने इसको मैक 3 की रफ्तार तक पहुंचा दिया, उसके बाद बच्चों ये जो भी इंजन चल रहा था आपका पीछे, उसको पीछे छोड़ देगा और ये खुद चालू हो जाएगा और ये मैक 3 से आपको जो है 6 मैक तक लेके चला जाएगा। ये इसकी खास बात होती है। एक्चुअली बच्चों ये क्या करता है, बहुत ही सिंपल डिजाइन होता है इसका, ठीक है। क्योंकि अब रफ्तार ही इतनी ज्यादा तेज हो चुकी है मिसाइल की कि जितनी भी एयर अपने आप ही अब इनकमिंग आ रही है, फिर जो एयर जो है, जितनी भी वातावरण में एयर है, वो अपने आप ही बच्चों इतनी तेजी से टकरा रही है इसके, कि ये सारी की सारी इसके अंदर जा रही है एयर, ठीक है। ये सारी की सारी एयर इसके अंदर जा रही है और ये एयर जो है यहां पर कंप्रेस होती है, यहां पे कंप्रेशन होता है इसका। तो जेट इंजन में जो काम ये ब्लेड और टरबाइन कर रहा था, यहां पर नेचर वो काम कर रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि रफ्तार ही इतनी तेज है कि ऑटोमेटिकली, आपने देखा 100 की स्पीड पे हाथ अगर बाहर निकालते गाड़ी से, तो पीछे फोर्स लगता है उसमें, तो फोर्स बच्चों ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है और एयर जा रही है, यहाँ कंप्रेस हो रही है और बर्न हो रही है ये, और इससे बच्चों निकलती है बहुत ज्यादा एनर्जी, इससे निकलती है बहुत ज्यादा एनर्जी, और उस एनर्जी से फिर और स्पीड मिलती है मिसाइल को, और वो 2-3 मैक पे चल रही थी, वो सीधी 5-6 मैक पे डबल हो जाएगी उसकी स्पीड। और ये रैमजेट इंजन का फायदा है। इसके बच्चों फायदा ये भी, सिंपल डिजाइन है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन नहीं है, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, तो खराब होने के भी चांस कम है, और इससे मिसाइल को स्पीड बहुत ज्यादा मिल सकती है। तो फायदे ही फायदे हैं। इसकी ऊपर बच्चों एक और एडवांसमेंट आ चुका है, स्क्रैमजेट, और हाल ही में इंडिया ने, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, स्क्रैमजेट इंजन बच्चों डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया। हाइपरसोनिक स्पीड्स हमने अचीव कर पाए इससे, हम हाइपरसोनिक HSTDV, ओके, हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल,
ये हमने इसमें मिसाइल में जो है स्क्रैमजेट इंजन लगाया, और जो स्क्रैमजेट इंजन जो है ये हमारा सही से चल पड़ा, और भारत के पास भी ये टेक्नोलॉजी का एक और तमगा जो है हमको मिल गया कि हमारे पास स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी भी हमारे जो डीआरडीओ ने है वो हासिल कर लिए। तो बच्चों स्क्रैमजेट और रैमजेट सेम है इंजन, ठीक है, सेम हिस्से हैं, ठीक है, एक छोटा सा अंतर है इनमें, ओके। लेकिन फर्क ये है कि रैमजेट में आपको जो वेलोसिटी डबल हो रही थी बच्चों, यहां पर स्क्रैमजेट में वो बहुत ही ज्यादा तेज गति दे देता है मिसाइल को, ठीक है। तो दोनों को बच्चों असिस्टेड टेक ऑफ चाहिए, दोनों अपने आप जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकते, पहले इनको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी भी ले जाना पड़ेगा, मैक 2, मैक 3, मैक 4 पे, उसके बाद स्क्रैमजेट इंजन चालू होगा, ठीक है। तो बच्चों रैमजेट में क्या हो रहा था, ये सारी हवा जो है यहां पर आकर, ठीक है, ये सारी हवा जो यहां पर आकर कंप्रेस हो रही थी नेचुरल तरीके से, और फिर क्या है बर्न हो रही थी, ओके, फिर बर्न हो रही थी। स्क्रैमजेट इंजन में गाइस क्या होगा, ये हवा आएगी डायरेक्टली नेचुरली और कंप्रेशन नहीं होगा, बिल्कुल एफिशिएंटली फ्री फ्लो हवा इंजन के अंदर घुसेगी, यहां पे बर्न होगी और थ्रस्ट आपको बहुत ही ज्यादा मिल जाएगा, जिससे आपकी मिसाइल की रफ्तार जो है हाइपरसोनिक उसमें चले जाओगे आप, 5 गुना 6 गुना से भी ज्यादा तेज आवाज के रफ्तार से 5-6 गुना तेज आप स्पीड पे चल जाओगे। दिस इज कॉल्ड द स्क्रैमजेट इंजन, ओके, दिस इज द स्क्रैमजेट इंजन, ठीक है। रैमजेट आप समझ गए, स्क्रैमजेट समझ गए। तो गाइस ये दो इंजन है, और इंडिया ने हाल ही में स्क्रैमजेट में हमने आज ये टेक्नोलॉजी को जो है डेवलप किया है, तो सवाल इस पे आ सकता है, ठीक है। HSV टेस्ट हमने किया व्हीलर आइलैंड पे, सक्सेसफुल हुआ, 6 गुना रफ्तार, लगभग 7000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार हमने डेवलप करी। भारत में डेवलप हुआ ये एक स्क्रैमजेट इंजन था, ठीक है। टेम्परेचर बहुत 2500 डिग्री तक पहुंच गया इसमें, ठीक है। तो ये टेस्ट हमारा सक्सेसफुल रहा। अब गाइस हम चलते हैं क्रायोजन, द फादर ऑफ ऑल, मदर ऑफ ऑल प्रोपल्शन सिस्टम, क्रायोजन टेक्नोलॉजी। भारत को बच्चों टेक्नोलॉजी बनाने के अंदर कम से कम मेरे हिसाब से, अब खुफिया तौर से तो पता नहीं कब से चल रहा था ये प्रोग्राम, कम से कम 15-20 साल लग गए, और 15-20 साल के बाद जो है भारत क्रायोजन टेक्नोलॉजी बना पाया, और क्रायोजन जो सिस्टम है वो हमने डेवलप किए। तो बच्चों क्या है क्रायोजन टेक्नोलॉजी, होती क्या है क्रायोजन टेक्नोलॉजी, ये हम समझते हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है। ठीक है गाइज, सो क्रायोजन टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो बच्चों जो रिलेशन में आपको स्टार्टिंग में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया था, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, मिसाइल की क्लास हो या आप स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, रॉकेट्स पढ़ रहे हो, ठीक है। तो गाइस हमारा भी बहुत अच्छा स्पेस प्रोग्राम है, आपको पता है, इसरो का, ठीक है। इसरो के जो रॉकेट्स हैं बच्चों, हमारे अधिकतर जो PSLV रॉकेट्स हैं वो हमारी महारत हमने हासिल कर ली, परफेक्ट बना दिया हमने उनको, कभी भी फेलियर रेट उनका ऑलमोस्ट 100% सक्सेसफुल रहते हैं वो। लेकिन PSLV रॉकेट्स बच्चों ज़्यादा ऊपर सैटेलाइट को नहीं ले जा सकते, ना ही वो भारी सैटेलाइट्स को ले जा सकते हैं, हल्की सैटेलाइट्स को ले जा सकते हैं वो सिर्फ, और एक लिमिटेड ऊंचाई तक, ठीक है। इसके लिए हमको चाहिए था GSLV रॉकेट, ठीक है, GSLV रॉकेट हमारे पास है, ओके। GSLV रॉकेट्स बच्चों जो हैं, लॉन्च व्हीकल्स जो हैं, वो भारी सैटेलाइट्स को बहुत ऊपर तक ऑर्बिट में भी लगा, 30,000, 35,000, 36,000 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में, कक्षा में ले जाकर छोड़ सकते हैं GSLV, ठीक है। भारत को बच्चों, जैसे कि हर देश चाहता है यार टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना, ऐसे इंडिया भी चाहता था कि हमारे पास भी हमारा खुद का रॉकेट हो, और ओके हम भी भारी सैटेलाइट्स जो है ज्यादा ऊपर तक ले जा पाए। लेकिन उसके लिए बच्चों हमको चाहिए था क्रायोजन टेक्नोलॉजी। पहले तो आपने सॉलिड फ्यूल यूज कर लिया स्टेज 1 में, स्टेज 2 में बच्चों आपने लिक्विड फ्यूल यूज कर लिया। लेकिन बच्चों अब क्योंकि फासला इतना बचा है और वजन भी भारी रहता है पेलोड में,
तो यहाँ पर हमको एक टेक्नोलॉजी लगती है क्रायोजन टेक्नोलॉजी। क्रायोजन टेक्नोलॉजी गाइस इंडिया के पास थी नहीं, क्योंकि ये बहुत हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो हमने हमारे दोस्त से बोला, रशिया से, कि हमको क्रायोजन टेक्नोलॉजी आप दे दो, हमको हमारा स्पेस प्रोग्राम मानव जाति, जो ह्यूमन रेस है, जो हमारे भारतीय लोग हैं, उनकी जो भलाई के लिए जो है उनको आगे बढ़ाना है। हम भी सैटेलाइट छोड़ेंगे बड़ी बड़ी। रशिया ने कहा ठीक है, हम दे देंगे क्रायोजन टेक्नोलॉजी आपको, रॉकेट हम दे देंगे, ये दे देंगे, आप इसको यूज कर लेना। लेकिन बच्चों उसका एक दोहरा यूज भी है। यही सेम क्रायोजन टेक्नोलॉजीज जो है एक बच्चों मिसाइल में भी यूज की जा सकती है। और अगर आपके पास क्रायोजन टेक्नोलॉजी है मिसाइल में, तो आपकी मिसाइल बच्चों फिर आईसीबीएम आप बना सकते हो, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, बहुत दूर मारक क्षमता रखने वाली जो मिसाइल्स आप बना सकते हो। और ऐसी टेक्नोलॉजी में को आदान प्रदान करना, ट्रेड करना अलाउ नहीं है। तो बच्चों सैंक्शंस लगा दिए रशिया पे, अमेरिका और कई वेस्टर्न कंट्रीज ने डरा दिया रशिया को कि तुम इंडिया को टेक्नोलॉजी नहीं दोगे। हो सकता है इंडिया इसको जो है स्पेस की जगह, स्पेस में तो यूज करेगा ही वो, रॉकेट में हो सकता है मिसाइल में भी यूज करे और आईसीबीएम बना ले। अब जो ऑलमोस्ट 4-5 ऐसे रॉकेट्स हमको मिलने वाले थे, क्रायोजन सिस्टम्स हमको मिलने वाले थे, लेकिन आखिरी टाइम पे, एंड वक्त पे रशिया ने मना कर दिया, क्योंकि ये सब जो है इस तरह की जो टेक्नोलॉजी, इस पर रोक लगी हुई है, क्योंकि यही ड्यूल यूज कहते हैं इसको, दोहरा यूज है इसका। इसी क्रायोजन टेक्नोलॉजी का यूज जो है मिसाइल में भी किया जा सकता है गलत तरीके से। तो मना कर दिया गया कि इंडिया को जो है ये टेक्नोलॉजी नहीं दी जाएगी बच्चों। फिर इंडिया ने 2005 से लेकर 10-12 तक कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए और हमने हमारा खुद का क्रायोजन टेक्नोलॉजी जो है डेवलप किया। ठीक है, अब जानते हैं बच्चों क्रायोजन टेक्नोलॉजी होती क्या है। इसका देखो दोनों यूज है, स्पेस रॉकेट्स में भी और मिसाइल्स में भी। ये फायदा क्या है इसका, ये दूर तक रेंज जो है वो बढ़ती है। रेंज गाइस मिसाइल की सबसे खास बात होती है रेंज। रेंज ही नहीं है उसकी यार, 100-200 किलोमीटर तक अगर वो हमला कर सकती है तो क्या फायदा। कम से कम 5-10 हजार किलोमीटर तक तो जाकर मारे, टारगेट गिराए। चाइना से हमारा कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कितना बड़ा देश है चाइना। तो आईसीबीएम बच्चों हमको चाहिए, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उसके लिए हमें क्रायोजन टेक्नोलॉजी चाहिए थी और क्रायोजन टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली। क्रायोजन टेक्नोलॉजी बच्चों बहुत ही सिंपल है वैसे तो उसको समझना, ठीक है। इसमें बच्चों लिक्विड स्टेट के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रखा जाता है बहुत ही ठंडे तापमान पे, -200-300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाइड्रोजन फ्यूल और ऑक्सीजन को रखा जाता है ऑक्सीडाइजर की तरह, और लास्ट तक इस टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है और इससे जो है फिर बर्न किया जाता है लिक्विड अवस्था में। क्रायोजेनिक अगर आपको थोड़ा जानकारी हो तो बच्चों, क्रायोजेनिक का मतलब ही अपने आप में ये है ठंडी चीजें, ठंड से रिलेटेड। जैसे क्रायोस्फेयर कहते हैं, अर्थ के ऊपर एक क्रायोस्फेयर है। क्रायोस्फेयर मतलब अर्थ पे जो बर्फ से जमा हुआ पार्ट है उसे हम क्रायोस्फेयर कहते हैं। तो क्रायोजेनिक शब्द ही जो है बच्चों अपने आप में जो है वो ठंडी चीजों से रिलेटेड है। ठीक है, ठंडी चीजों से रिलेटेड है। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी ठंडी चीजों से रिलेटेड है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। ओके, तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जो है आपके यहाँ पर हमको चाहिए थी तो हमने डेवलप करी। तो चैलेंज इसमें यही था कि इसमें बहुत ही ठंडा तापमान मेंटेन करके रखना होता है और कुछ और टेक्निकलिटीज लगती है। इतनी ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता और आपको भी पता लगाने की जरूरत नहीं है, बट आप समझ जाइए डील्स विद वेरी storing the gases at very liquid stage at very low temperatures, which ultimately gives the power to the rocket or a missile to go beyond whatever you desire and whatever your target is। ठीक है, तो उसका ये यूज है। तो बच्चों क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी आज भारत के पास है और हमारे GSLV जो रॉकेट्स हैं Mark 1 और Mark 2 उनमें हम ये यूज करते हैं। ठीक है, और परफेक्शन चल रहा है, इस पर भी काम चल रहा है। तो ये क्रायोजन टेक्नोलॉजी है, दिस इज द थिंग। ठीक है, लास्ट बच्चों इस टॉपिक का प्रपल्शन सिस्टम, आपका मिसाइल सिस्टम का, प्रपल्शन सिस्टम का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फ्यूल की बात करी हमने, टेक्नोलॉजी की बात करी, कुछ इंजन्स मैंने आपको बताए। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों ट्रेजेक्ट्री की, जो कि आपको कई बार सुनने में आता होगा, ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, अब गाइस एक पॉइंट है,
मैं आपको वैसे ही समझाता हूं। ये पॉइंट है ए, ठीक है, ये पॉइंट है बी। अब बच्चों ए से मुझे निकलना है, मिसाइल को निकलना है, यहां से मिसाइल यहां से निकलेगी और बी तक जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों दो रास्ते हैं, दो तरीके, अब कई रास्ते होते हैं जाने की। एक आपको जैसे दिल्ली से बॉम्बे जाना है, या दिल्ली से लखनऊ जाना है, या दिल्ली से जो है आपको कश्मीर जाना है, तो कई रास्ते हैं जाने के ऑब्वियसली, ठीक है। तो जो एक सबसे सिंपल जो मिसाइल जो रास्ता फॉलो करती है, जो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती है, वो होता है पैराबोलिक पाथ होता है, कि सीधा मिसाइल यहां से निकलेगी, स्पेस में जाएगी और वापस री एंटर करेगी एटमॉस्फेयर में, और वह टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगी। इसे कहते हैं जो पैराबोलिक पाथ, और इसे कहते हैं आप बलिस्टिक मिसाइल। जो मिसाइल इस तरीके से अपना पाथ को कवर करती है, अपना रास्ता जो है कवर करती है, उसे हम कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। समझ गए आप? पैराबोलिक पाथ, सिंपल जाएगी राउंड में, कर्व में, और अपने टारगेट पे सिंपल तरह से अटैक कर देगी। और दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? और दूसरा रास्ता बच्चों कुछ भी हो सकता है जो आप चाहो। एक रास्ता ये भी है कि ये मिसाइल जो है बी से निकले और ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, घूम घाम के फिर वापस यहाँ पे भी आ जाए, फिर वापस डराने के लिए यहाँ पे भी आके और फिर अपने टारगेट को अटैक करे। टेढ़ी मेढ़ी होके घूम घाम के भी जा सकती है। ओके, क्रूजर्स इन मिसाइल को आता है क्रूज मिसाइल्स, ठीक है। इनका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता, या तो अपने आप ही अपना पाथ चुनती है, या कोई दूर से जो है इनको चलाता है, इधर उधर घुमा फिरा के जिगजैग कर कर जो अपना टारगेट जो है डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। अधिकतर जो छोटी मिसाइल जो होती है, बड़ी जो मिसाइल नहीं होती है जिनमें वजन कम होता है, वो क्रूजर मिसाइल जो होती है, टेढ़ा मेढ़ा कहीं पे भी होकर जाती है वो। और जो बड़ी मिसाइल होती है जिनमें बड़ा बॉम्ब लगा हुआ है आगे, वो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, क्योंकि ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो सकती वो, ठीक है। अब जो बैलिस्टिक मिसाइल को रास्ते में इंटरसेप्ट करना, यहां पर ही हवा में ही डिस्ट्रॉय करना आसान है, क्योंकि बड़ी हाथी है वो, हाथी को अब देखना और मारना पकड़ना आसान है। क्रूज मिसाइल जो है टेढ़ी मेढ़ी होके जाएगी, तो उसको डिस्ट्रॉय करना, बीच में पकड़ना, इंटरसेप्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऑलमोस्ट उसकी सक्सेस रेट जो है वो ऑलमोस्ट 100% रहता है यहाँ पर। तो जो ये ट्रेजेक्ट्री है अलग अलग हो सकती है। तो बड़ी मिसाइलें होती है, डिपेंड्स अब आप कौन सी मिसाइल की बात कर रहे हो। जैसे हमारे पास निर्भया मिसाइल है, आपके ब्रह्मोस मिसाइल है हमारे पास, बच्चों वो सारी क्रूज मिसाइल्स है। बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं आर्क की तरह, यूं ऐसे ही अपने रास्ता जो है कवर करती है इसी पैटर्न में, ठीक है। न्यूक्लियर वॉरहेड्स अधिकतर क्रूज मिसाइल कैरी करती, भारी जो वजन के बॉम्ब्स होते हैं, ओके, अर्थ की ग्रेविटी पे रिलाई करती है। पहले ऊपर जाती है, फिर स्पेस में एंटर होती है और दोबारा री एंटर होती है अपने टारगेट पे, फिर सीधी गिरती है अर्थ की ग्रेविटी के अंदर। ओके, आईसीबीएम्स भी इसी कैटेगरी में आती है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब जो कॉन्टिनेंट्स के भी पार चली जाए, यानी कि बहुत दूर चली जाए। बैलिस्टिक मिसाइल मतलब ये उसका पैटर्न जो है वो ये रहेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हो, बाकी ऑलमोस्ट ये पैराबोलिक पाथ रहता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है। क्रूज मिसाइल में आपको बता ही दिया, ठीक है। निर्भया मिसाइल है, जैसे लो एल्टीट्यूड पे चलती है ताकि इनको डिस्ट्रॉय करना जो है मुश्किल हो। ब्रह्मोस मिसाइल है, ठीक है। तो दीज आर द नॉन बैलिस्टिक मिसाइल और द क्रूज मिसाइल्स। ओके, छोटी मिसाइल होती है, तो आप समझ लीजिए जो छोटा प्लेन है या ड्रोन ही है एक तरह से, जो पायलट नहीं है बस। ओके, कैसे भी कर आकर ये अपने रास्ते पे पहुंच जाएगा और वहां पे जो है डिस्ट्रक्शन जो है ये आपके क्रिएट करेगा। सो दिस इज द क्रूज मिसाइल्स। ओके ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस। तो बच्चों ये मिसाइल सिस्टम्स या काफ़ी सारी चीज़ें आए हो आपने सीखी होगी इस क्लास के अंदर। तो इस क्लास को अपन यहाँ पे एंड करते हैं, और एक और क्लास में आपके लिए अभी लूँगा जिसमें हम बात करेंगे इंडिया के पास बेसिकली कौन कौन सी मिसाइल्स है उनके बारे में। और आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन पे तो आप हमारे जुड़ सकते हो। जो भी आप सब्सक्रिप्शन लो, यूज़ माई कोड सेड यूपीएससी। आपके लिए 27 तारीख से बैच चालू हो रहा है, ठीक है। तो आप इस बैच में जो है एनरोल करिए। टॉपर्स एंड अकेडमी देता रहा है, आप भी नेक्स्ट हो सकते हो, तैयारी आप कर सकते हो। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो सेड यूपीएससी डिस्काउंट के लिए, और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो प्लस ये आइकॉनिक का। सेड यूपीएससी कोड से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं जो किसी कोड से नहीं मिलते हैं, जैसे कि लाइफ टाइम मेंटरिंग गाइडेंस। आपका सब्सक्रिप्शन खत्म होने के बाद भी आपको जो है मेंटरिंग गाइडेंस मिलेगी मेरे से, और मेरी टीम पूरी आपको हेल्प करेगी। वैल्यूडेशन मटेरियल भी आपको मिलेगा मेरे से, नो इशूज़। तो सब कुछ मिलेगा। यूज़ द बेस्ट कोड एंड बी टेंशन फ्री, ठीक है। 0% EMI पे भी आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप एक साथ सारा अमाउंट नहीं दे सकते हो तो लोन पे भी बेसिकली आप ले सकते हो। उस नंबर पे कॉल कीजिए, बताइए से इन्हें कि हमें ये सब्सक्रिप्शन लेना है लोन पे, सेड यूपीएससी कोड यूज़ करना है, और वो आपका काम करवा देंगे, ठीक है। दिस इज द थिंग, ठीक है। तो वो जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन मेरे हिसाब से बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें आप GS
और ऑप्शनल दोनों पढ़ सकते हो। तो प्लस कॉम्बो या आइकॉनिक कॉम्बो आप ले सकते हो। तो 2 साल का या 1.5 साल का यू कैन पुट माई कोड और तुरंत आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज इट। और टेलीग्राम चैनल पे तो जरूर जुड़ जाइए। आई होप आपको अच्छी लगी हुई क्लास, और जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स क्रैक इट।